हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत सरकार लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 4300 मतलब 4300 सीट वैकेंसीज निकाली गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। 2 पोस्ट के लिए होगा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए, है ना। 2 पोस्ट के लिए, एक क्या है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में एसआई दिल्ली पुलिस में है और दूसरा है सब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इन 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, टोटल 4300। ठीक है, तो इसमें जो पहला डेट दे रखा है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो स्टार्ट हुआ है वो 10 से और जो लास्ट डेट होगा इसका होगा वो 30 तक होगा। आपके पास मेरे हिसाब से लमसम 20 दिन का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि लिंक आज 11 तारीख को ही ओपन हुआ है इसका। तो आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, इस डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका लास्ट डेट रिसिप्ट प्राप्त करने का वो 30 तक ही है और पेमेंट का भी है वो 30 तक ही है। पेमेंट आप 31 पेमेंट का लास्ट डेट वो 31 तक कर सकते हो। ठीक है, और जो इसमें पेमेंट थ्रू चलान मतलब चलान के थ्रू करना है 31 तक, वो भी लास्ट डेट होगा। और डेट ऑफ विंडो ऑफ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कलेक्शन ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन, जो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म या कोई गड़बड़ी होगी फॉर्म भरने में तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो, 1 सितंबर तक कर सकते हो। ठीक है, और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका वो नवंबर में ही डिसाइड किया गया है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर 2022 में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये एक ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। किसके लिए होगा? SI इन दिल्ली पुलिस के लिए होगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए होगा। ठीक है, 2 पोस्ट के लिए होगा। अब क्या यहाँ दिया हुआ है कि डिटेल्स पोस्ट और अंडर कि सब इंस्पेक्टर GD के लिए क्या होगा कि पोस्ट करिए पे स्केल लेवल 6 के अंदर आता है। इसका जो पे स्केल होगा वो 35,400 से लेकर 1,12,400 के आसपास। ठीक है, इसके बीच में होगा। ग्रुप B कैटेगरी में आता है ये पोस्ट, नॉन गैजेटेड है। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दोनों के लिए होगा, दिल्ली पुलिस में होगा। और लेवल 6 के अकॉर्डिंग उसका पे स्केल होगा 35,400 से 1,12,400 के बीच होगा। और ये ग्रुप C कैटेगरी में आता है दिल्ली पुलिस द्वारा। ठीक है, अब वैकेंसी की बात करें। वैकेंसी पूरा डिटेल दे रखा है आपको। वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर में, सब अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए दिया हुआ है। UR के लिए, OBC के लिए या SC ST EWS के लिए। ठीक है, सब के लिए दे रखा है को। तो आप इसको कोई ख़ास नहीं है, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ये आपका हो गया सब इंस्पेक्टर SI के लिए होगा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए, ये मेल के लिए हो गया। ठीक है, सब इंस्पेक्टर GD NCA PF में हो जाएगा आपका GD में, कोई ख़ास देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेशनल सिटीजनशिप की बात हो रही है यहाँ पर। आप सिटीजन इंडिया का हो या नेपाल का हो या भूटान का हो, या फिर आपको पैरा 4.2 4.3 में जो डिसाइड किया गया है। एज लिमिट की बात करेंगे, ये मेन पॉइंट है आपका। एज लिमिट है 1/1/2022 के अकॉर्डिंग, है ना। आपका जो एज लिमिट होगा वो क्या होगा, 20 से लेकर 25 साल होना चाहिए 1/1/2022 तक। कैंडिडेट यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न, अब 20 से 25 साल का होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट अप्लाई करेगा जिसका बॉर्न 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 के बाद वो पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो डेट होगा वो 2/1/1997 से लेकर 1/1/2002 के बीच उसका गैप होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकता है दोनों पोस्ट के लिए। परमिशन एंड रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट्स, हाँ अब ये इसमें रिलैक्सेशन ये जो दिया हुआ है ये UR के लिए, अनरिजर्व के लिए होगा, जनरल के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें छूट दे रखा है SC ST OBC के लिए 5 साल का, जहाँ पे 20 से 25 साल है वहाँ 20 से 30 हो जाएगा SC ST को। OBC को 20 से 28 साल हो जाएगा, 3 साल बढ़ा दिया जाएगा, उसके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का बढ़ाया गया है यहाँ। पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में क्या नाम है SI के पोस्ट के लिए दे रखा है विडोज या डेयरी, खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें डिवोर्स वुमेन हो या जो इस सब के लिए आपका 35 ईयर्स हो गया, इसमें 40 ईयर्स दे दिया हो गया। ठीक है, SI पोस्ट दिल्ली पुलिस के लिए ये वाला सिर्फ। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपका पोस्ट दे रखा है, आप उसको सही से पढ़ लेना। और इतना ज़रूरी नहीं, मेन चीज़ जो है वो बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्विस, इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, ये ज़रूरी है आपके लिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30/8/2022 के अकॉर्डिंग
आपका जो बैचलर डिग्री होना चाहिए, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज़ बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री हो, चाहे वो ऑनर्स में हो, चाहे वो आपका या आपका एलाइड सब्जेक्ट हो, या आपका मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और बस ये है कि अगर आपका सिर्फ बैचलर डिग्री है, आँख बंद करके आप भर सकते हो, इजीली भर सकते हो, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट, हाँ ये ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी बनाना है। क्या लिखा हुआ है, DL, ये ज़रूरी होगा। मेल कैंडिडेट के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप बना लोगे इस बीच में आप, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, मेन क्या है यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई ऑनलाइन मोड ही करेंगे, है ना। ये इस लिंक पे जाके गिवन दिया हुआ, वहाँ से आपको फॉर्म भरेंगे। आपका SSC CPO के मतलब SI के लिए होगा, JD ये दिल्ली पुलिस में होगा, और SI में होगा आपका CA PF में हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हो जाएगा, इन 2 पोस्ट के लिए। और इसमें आपको जो अप्लाई करना है, ये ऑनलाइन फॉर्मेट में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कलर पासपोर्ट साइज, हाँ पासपोर्ट साइज एकदम क्लियर, फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 25 KB के बीच होना चाहिए, है ना। फोटोग्राफ्स शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, मतलब है कि जो आपका जो मतलब उसमें ऐसा डेट मेंशन भी होना चाहिए उस फोटोग्राफ में, डेट्स मेंशन, ताकि वो 3 महीना ओल्ड पुराना ना हो, ठीक है। और इसमें इमेज डायमेंशन, इमेज को अपलोड करना है तो फ़ोटो को तो 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होगा, 4.5 इसका हाइट होगा, ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप और स्पेक्टिकल, मतलब ये हुआ कि बिना चश्मा बिना टोपी के फोटोग्राफ होना चाहिए, सिंपल फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जनरली फॉर्म में यूज़ करते ही हो, बिना टोपी का ही यूज़ किया जाता है जनरली। बहुत सारे लोग टोपी पहन कर यूज़ करते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप टोपी पहन कर यूज़ करोगे, फोटोग्राफ लोगे, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, नॉट अपलोडेड प्रॉपर फोटोग्राफ नॉट अपलोडेड कंडीचर विल बी कैंसिल्ड, ठीक है। उसका कंडीचर कैंसिल हो जाएगा। आपका एनेक्चर 11 में दे रखा है, आप नीचे पढ़ सकते हो जाके। स्कैन सिग्नेचर JP 10 से 20, वहाँ क्या था, ये सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, और फोटो होना चाहिए आपका 20 से 50 KB के बीच में, ये ध्यान रखना फॉर्म भरने के टाइम में, ठीक है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 30/8/2022 दे रखा है, ये सब खैर ठीक है, वो हो चुका है। एप्लीकेशन की फ़ी की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें दे रखा है 100 रुपया फॉर किसके लिए होगा, तो 100 रुपया जो होगा वो सारे के, बल्कि वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एक सर्विसमैन, इसके लिए जो होगा आर एग्जेम्प्टेड टू, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम पेइंग फ़ी, ठीक है, मतलब इसको फ़ी नहीं लगेगा। फ़ी कैन बी वेड, खैर जो आप डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग जैसे आप फ़ी करना कार्ड फ़ी अपना पे करना आप कर सकते हो, जिस माध्यम से करना कर सकते हो आप, ठीक है। और विंडो जो करेक्शन का डेट दे रखा है वो 1/9/2000, कोई गलती आओ फॉर्म भरने के में कोई गलती हो सकता है, तो उसका करेक्शन आप कर सकते हो 1 सितंबर तक, उसके लिए विंडो ओपन रहेगा, उसके बाद विंडो को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखो, सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है आपका, तो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन में खास नहीं है कि आप जो कैंडिडेट आगरा या बरेली लगभग मतलब जो बिहार यूपी के हैं तो लगभग उसी के शहरों में पड़ेंगे, बिहार यूपी वाले के शहर में ही पड़ेगा, जैसे आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, इस में पड़ेगा सेंटर, ठीक है। इस रेंज का जो इस रीजन का जो स्टूडेंट होगा वो उसी के रीजन में ही पड़ेगा सेंटर, ठीक है, कहीं और दूर नहीं पड़ेगा। जैसे अंडमान निकोबार है तो वहीं होगा आपका, उधर ही पड़ेगा, ठीक है। कर्नाटक का है मतलब उसी का जो शहर है, जिस स्टेट का उसी स्टेट का जो ज़िला होगा, शहर होगा, वहीं आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि दूर पड़ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, ऑब्वियसली दिक्कत होता है, बट ऐसा नहीं होगा इस केस के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो स्कीम बनेगा वो द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, हाँ पेपर 1 सबसे पहले होगा, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET, उसके बाद पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन मैंडेटरी, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा आपका, पेपर 1,
उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर पेपर 2 होगा। ये तीन स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा आपका, मतलब ये समझ लो टोटल मोटा मोटी 4 टेस्ट हो गए आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा एसआई के पोस्ट में। अच्छे पे स्केल होता है, इसीलिए आप इसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करो और लगे रहो अच्छी तरह से, ठीक है। जो इसका जो कॉमन सिलेबस होगा वही है, जो पैटर्न एग्ज़ाम का होता है वो वही होता है, जो एसएससी सीजीएल का होता है या एमटीएस का होता है उसी से लेवल का होगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी तैयारी इनफैक्ट सीजीएल लेवल का है तो वहाँ तक की तैयारी आपका है, तो उसी आधार पे आप इसका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि आपका फ़िज़िकल की तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप जीडीज़ में हो तो फ़िज़िकल ऑलरेडी आपका है ही, आपको सिर्फ फिजिकल की तैयारी करना है इसमें ज़्यादा। अब जिसका पेपर 1 निकलेगा उसी का होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद अब उसका होगा पेपर 2 होगा। तो पहले पेपर 1 क्लियर करना है। पेपर 1 के लिए आपका सिलेबस इतना दे रखा है, ठीक है। उसका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके लिए भी प्रोसेस बता रखा है नीचे में, बताऊँगा मैं आपको। उसका फिर आपका जैसे ही फिजिकल टेस्ट होगा उसके बाद फिर पेपर 2 होगा आपका। उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में जो सिलेबस है उसका वो क्या है, पार्ट 1 देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर टोटल आपका हो गया। 200 क्वेश्चन हो गया, 200 नंबर हो गया। आपको 2 घंटा का टाइम दिया गया है। 200 क्वेश्चन हो गया ना, हाँ 200 क्वेश्चन 2 घंटा, 120 मिनट के अंदर में 200 क्वेश्चन का आप जवाब देना, ठीक है। पेपर 2 के लिए अगर आपका पेपर 1 निकलता है तो फिर फिजिकल का एग्ज़ाम होगा, पीएसटी या पीईटी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगर वो निकलेगा तो फिर पेपर 2 हो जाएगा। अब पेपर 2 में जो सिलेबस है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज है। 200 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा, 2 घंटे का होगा। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का पूछा जाएगा। केवल इंग्लिश कंप्रीहेंशन का होगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का होगा पेपर 2 के लिए। क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस है ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, है ना। विल बी सेट इन हिंदी और इंग्लिश इन पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ पेपर 1। ऑब्वियसली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या होता है कि दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, चाहे वो रीजनिंग हो या आपका जनरल नॉलेज हो या क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो। ये तीनों पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन जो इंग्लिश होगा वो केवल इंग्लिश में होगा पेपर 1 में सिर्फ। और पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वो केवल इंग्लिश ही में रहेगा, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन CBE विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग फार्मूला, है ना। जो कॉमन कमीशन का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइज एक मेरिट लिस्ट बनेगा। जितना मार्क्स आपका ऑब्टेंड हुआ उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और आंसर की विल बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट। एग्जामिनेशन के बाद जनरली आंसर की प्लेस दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से आप आंसर की मिला सकते हैं। वहाँ पे आपका जितना सही है वो आपका सही रहेगा, और जो आपका लगता है गलत है तो उसके लिए आप उसका ये कर सकते हैं, है ना, एक अलग से फॉर्म भर के या अलग से चैलेंज कर सकते हैं, ताकि हमारा इतना सही है फिर भी ये गलत को माना गया इसको। तो जो एनसीसी स्टूडेंट होगा उसके लिए सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट का होगा एनसीसी वाले के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स कितना छूट मिलेगा, ठीक है, बोनस मार्क्स मिलेगा। इंडक्टिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो सिलेबस है वो तो खैर पैटर्न था एग्जाम का कि कौन कौन पूछेगा। जैसे रीजनिंग हो 50 नंबर का जीएस हो गया, 50 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया, आपका 50 नंबर का आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया। इस तरह से 200 मार्क्स का हो जाएगा। मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है। यही सिलेबस लगभग जो होता है वो इसी का होता है। सीजीएल का ही भी होता है ऐसे, एसएससी सीजीएल का। अब देखो क्या है, पेपर 1 का जो सिलेबस है वो लगभग वही दिया हुआ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में जो सबके एग्ज़ाम के लिए लगभग होते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, लगभग सिलेबस वही है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में वही है। पेपर 2 के लिए जो अगर आप पेपर 1 उसका पीएसटी आप या फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करोगे, उसका पेपर 2 जो होगा आपका, तो उसके लिए ये सिलेबस है, ठीक है। अब इसको अलग से मेरिट लिस्ट, ये क्या नाम है, आप नोटिफिकेशन लिस्ट जो PDF दे रखा है इसको आप अलग से आप डाउनलोड कर लो, या नहीं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और वेबसाइट भी दूँगा, आप जाके वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो और PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। उसका फिर उसमें जो दे रखा है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आप इसका स्टडी करो, तैयारी करो, प्रिपरेशन करो आप, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में देखो क्या है, फिजिकल टेस्ट में फिजिकल 2 तरह का टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट से चेस्ट होना चाहिए 80 और एक्सपेंडेड 85 होना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड होता है आपका 80, एक्सपेक्टेड होना चाहिए, एक्सपेंडेड होना चाहिए आपका 85 होना चाहिए, ठीक है।
तो और भी बहुत सारे मतलब कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल्स एरिया है, उसके लिए कुछ छूट भी है, या हिमाचल प्रदेश इन रीजन से जो बिलोंग करते हैं उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होगा जो चल जाएगा, जिसका अब जनरल मेल कैंडिडेट का जो जनरल होता है वो 180 170 होगा। यहाँ देखो क्या शेड्यूल एसटी कैंडिडेट के लिए इतना हाइट होना चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम इतना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए दे रखा है, ठीक है, 157 155, मतलब फीमेल के लिए मेल के कंपेरिजन में थोड़ा कम ही होगा। वेट कॉरस्पेंडिंग टू हाइट, वो जो वेट होगा वो हाइट के अकॉर्डिंग होगा। फॉर मेल कैंडिडेट्स, अब वेट जो हो फेंकना होगा, 100 मीटर रेस 16 सेकंड में दौड़ना है, इतना किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर से 3 चांस में आपको दिया जाएगा, 3 चांस में। हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस में दिया जाएगा। शॉर्ट पुट 16 LBS होगा 4.5 मीटर इन 3 चांसेस, है ना। तो मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका, फाइनली आई साइट भी होगा, आई का जो देखभाल होगा कि क्या आपका आई साइट मतलब आई में कोई किसी तरह का कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब देखने में कोई बीमारी तो नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, ठीक है। जब आपका पोस्ट में बहाली होगा तो कम से कम इस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि वो बहाली होने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन का जो मोड है वो एग्ज़ाम के बेस पे होगा। 4 एग्ज़ाम है, 3 स्टेज में या 4 स्टेज में भी हम कह सकते हैं। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो निकलेगा वही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें छूट है, मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए छूट है थोड़ा सा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उसके लिए भी छूट हो गया। अनरिजर्व के लिए कोई छूट नहीं है, उसमें भी EWS का छूट होगा। अनरिजर्व के लिए EWS का है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता है, ठीक है। तो बाकी कोई खास चीज़ नहीं है, जो चीज़ है फाइनली मोटा मोटी मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरें, और 100 रुपया फ़ी है आपका, और जो मेल कैंडिडेट है या और भी कोई कैंडिडेट है उसके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। ज़रूर भरें, ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसका सिलेबस है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वही है जो आप करते हुआ आ रहे हो पिछले कई सालों से, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें निकाल भी चुके हैं, अच्छे नंबर से पास करके। किसी के बहाली वैकेंसी भी आ गई होगी, बहाली भी हो चुका है बहुत सारे का। जिसका नहीं हुआ है तो वो गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, आपको फिर से ट्राई करते रहना। बहुत से एग्ज़ाम का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पोस्ट आता ही रहता है, वैकेंसी आती रहती है, तो उसको ज़रूर आप ट्राई किया करो, ठीक है।